हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। जैसा कि मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि मैं लेक्चर्स जो है अपना यूके ट्रिपल एसएससी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में लाता रहूँगा, लेकिन क्योंकि मार्च में आपका पेपर है तो अब थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। तो लेक्चर्स जो हैं उनका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें कवर करने की। इसी नोट के साथ आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में, वो है हमारा डेप्रीसिएशन। तो सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम डेप्रीसिएशन का मतलब पढ़ेंगे, डेप्रीसिएशन कैसे कैसे लगाया जाता है, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं वो पढ़ेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेप्रीसिएशन वो पढ़ेंगे। तो जितना हो सकता है डेप्रीसिएशन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में आज आपके साथ में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारा डेप्रीसिएशन क्या होता है, व्हाट इज डेप्रीसिएशन। अगर हम डेप्रीसिएशन के बारे में बात करें तो इसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था पहले, वो था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, जो कि अब है फिलहाल अभी के सिनेरियो में वो है हमारा AS10, जो कि फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है। देखिए बच्चों, डेप्रीसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया जाता है, तो बेसिकली यही AS10 को बेसिकली जोड़ दिया गया किसके साथ, डेप्रीसिएशन के साथ भी। अब ये कहा गया, इसमें तर्क ये दिया गया क्योंकि डेप्रीसिएशन यानी कि जिसे हिंदी में हम हास बोलते हैं, वो हमारा फिक्स्ड एसेट पे लगाया जाता है, तो इसके लिए अलग से कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता या फिर ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसीलिए अब नया जो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डेप्रिसिएशन के लिए अपनाया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो है हमारा AS10। लेकिन यूके ट्रिपल एसएससी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को जो है वो अपडेट नहीं किया जाता और पुरानी चीज़ों को ही उसमें ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे। जैसे AS10 कहीं दिया ही नहीं होगा ऑप्शन में, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको ऑप्शन बेसिकली AS6 अगर दिखाई देता है तो आप AS6 लगा देंगे। अगर दोनों ऑप्शन दिखाई देते हैं AS6 और AS10, तो फिर आप AS10 को मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है। देखिए, इन जनरल डेप्रीसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस। देखिए, डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में लगातार घटौती होना, कमी होना। क्यों, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। ड्यू टू यूज, आप किसी चीज को खरीद कर लाते हो, आप उसको कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते हो तो उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। ड्यू टू इट्स यूज, पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जितने समय के लिए आप उसको इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी कम होने लगेगी। और ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि किसी चीज का आउट ऑफ ट्रेंड हो जाना, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आप अभी फिलहाल यूज कर रहे हो और एकदम से आपको पता लगे कि कोई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, तो लोग ज्यादातर उसकी तरफ शिफ्ट करने लगेंगे। तो बिकॉज ऑफ द फैशन, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, बेसिकली जो हमारा एसेट जो आप खरीद के लाए, अगर वो बेसिकली उसको हम कम यूज करने लग जाए, उसकी वैल्यू में कोई भी कमी आती है, तो कहलाई जाती है हमारी कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं, इन अदर वर्ड्स, इफ अ बिजनेस एंटरप्राइज प्रोक्यूर्स अ मशीन and uses it in production process, then the value of machine decline with its usage. आप कोई मशीन खरीद कर लाते हो बिजनेस में और उसको लगातार इस्तेमाल करते हो, तो वैल्यू ऑफ मशीन लगातार घटनी शुरू हो जाएगी उसके इस्तेमाल के साथ साथ। इवन इफ द मशीन इज नॉट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर हमारी मशीन यूज भी नहीं हो रही है ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू रियलाइज द सेम सेल्स प्राइस ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम और अराइवल ऑफ ए न्यू मॉडल ऑब्सोलेसेंस।
आप कोई भी चीज खरीद कर लाते हो, अगर वो यूज भी नहीं हो रही है, आपके बिजनेस में कोई मशीन यूज भी नहीं हो रही है, लेकिन आप उसको लेकर आए, अब वो चीज आपकी हो चुकी है। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी चीज जब एक बार आप खरीद कर लिया है ना, और आप मार्केट में उसको बेचने जाओगे तो वो सेकेंड हैंड ही कहलाएगी, वो फर्स्ट हैंड नहीं कहलाएगी। तो बेसिकली उसकी सेल्स प्राइस में कुछ ना कुछ आपको कमी घटौती देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लंदन ICMA टर्मिनोलॉजी, द डेप्रिसिएशन इज द डिमिन्यूशन इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू यूज और लैप्स ऑफ टाइम। भाई ICMA ने क्या कहा, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन बेसिकली डिमिन्यूशन है। डिमिन्यूशन का मतलब क्या होता है? फॉल। फॉल इन द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू आप ये कह लीजिए बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू यूज और लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि उसके लगातार इस्तेमाल होने की वजह से और या फिर टाइम के साथ साथ बीतने की वजह से जो भी कमी हमारे फिक्स्ड एसेट में आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बात आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखिए, इट इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में जो कमी आती है उसी को आप डेप्रिसिएशन बोलते हो। पहला पॉइंट तो ये। देन उसके बाद इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, यूजेज और ऑब्सोलेसेंस। वैल्यू में कमी आना किन किन कारणों की वजह से? ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, यूजेज और ऑब्सोलेसेंस, जो मैं आपको पहले की स्लाइड में बता चुका हूं। इट इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ये लगातार बेसिकली लगातार कटता है, हर साल डेप्रिसिएशन आपका कटता है, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूइंग प्रोसेस हम बोलते हैं। इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड हेंस मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स। ये एक तरीके की एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। देखिए, आपने एक बार एक फिक्स्ड एसेट को खरीद कर लाए तो आप पैसा ऑलरेडी उस पर खर्च कर चुके हो, एक बार में अपना वो सारा पैसा आपने दे दिया, लेकिन बेसिकली तो इसी वजह से पैसा आप पहले दे चुके, लेकिन उसको एक साल के एक्सपेंडिचर में दिखाना सही बात नहीं होती। तो जितने साल तक आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे उतने साल तक आप उस डेप्रिसिएशन को दिखाओगे। तो इसी वजह से इसको हम एक्सपायर्ड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड हेंस मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। और डेप्रिसिएशन को हमेशा सबसे पहले घटाया जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले। ये एक तरीके का हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। देखिए, नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का कोई भी पेमेंट कैश में नहीं किया जाता। आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो, भुगतान आप ऑलरेडी कर चुके हो जब आपने कोई फिक्स्ड एसेट कंपनी में खरीदा। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो, तो इस वजह से उसमें आउटफ्लो कुछ नहीं हुआ डेप्रिसिएशन, लेकिन आप लगातार कमी दिखाओगे। देखिए, टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए इसका एक एडवांटेज ये है, टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए आप कहोगे कि सर देखिए, मशीन तो खरीद कर लाए थे, लेकिन मशीन पहले साल में उसने जितना हमने एक्सपेक्ट किया उतना ही प्रोडक्शन किया, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्शन होने में बेसिकली जो प्रोडक्शन होना था उसमें कमी होनी शुरू हो गई, जिससे कि हमें सेल भी हमारी कम हो गई। तो बेसिकली जो हमारा जो टैक्स लगता है वो हमारी अर्निंग इनकम पे लगता है, तो इनकम भी कम हो गई। तो इसीलिए एक तरीके से टैक्स एडवांटेज और आपको टैक्स शील्ड भी प्रोवाइड कराता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इंकर्ड। ये एक तरीके का प्रोसीजर है। प्रोसीजर किस चीज का? राइट ऑफ करना कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो हमने ऑलरेडी खर्चा हम कर चुके। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप कोई मशीन खरीद कर लाए, जो आपने पैसा उस पर खर्च किया, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हो, और उसी को हम बोलते हैं बेसिकली। तो वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार अलग अलग सालों में बांटना, वो हम कैसे बांटते हैं? वो हम बांटते हैं डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन और उसके जैसे कई हमारे सिमिलर आइटम्स के बारे में। देखिए, कई बार पेपर में और अलग अलग जगहों पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेप्रिसिएशन जैसे ये टर्म्स हैं इनको, लेकिन बेसिकली और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने उनको भी आपको समझा दिया। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से बता पाओगे। देखिए, डिप्लीशन क्या होता है? सबसे पहले डिप्लीशन, द टर्म डिप्लीशन इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस,
queries, etc. that reduces the availability of quantity of material or the asset. देखिए डेप्लीशन को सिंपल शब्दों में आप समझें कि डेप्लीशन टर्म कहाँ यूज होता है। ये यूज होता है इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस, क्वेरीज, खान गोदाम वगैरह एटसेट्रा दैट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और द असेट। तो डिप्लीशन को बस सिंपली आपने किससे एसोसिएट करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस एंड क्वेरीज एटसेट्रा, जो जिससे कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। एमोर्टाइजेशन, दूसरे हाथ पे अगर हम बात करें एमोर्टाइजेशन के बारे में, तो एमोर्टाइजेशन क्या होता है? एमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना, जैसे कि हमारे पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजेस, गुडविल which have utility for a specified period of time। तो बेसिकली एमोर्टाइजेशन का लेना देना कहाँ से होता है? एमोर्टाइजेशन का लेना देना होता है राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। बात आ गई समझ में? आगे बात करते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन या फिक्स्ड एसेट्स में की वैल्यू में कमी आने के क्या कारण हैं? देखिए वियर एंड टियर ड्यू टू यूज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। को भाई कोई मशीन है तो यूज होगी, इस्तेमाल होगी तो उसमें कुछ टूट फूट भी होगी, तो उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी में कमी आएगी। तो वो पहला पॉइंट तो ये हो गया। देन एक्सपीरेशन ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स का मतलब कि आपको किसी चीज को इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया। मान लीजिए आपने कोई चीज लीज पर ली प्रॉपर्टी, तो आपका अधिकार जब उस पे से पूरा हो जाता है, आपने 10 साल की लीज पे लिया कोई चीज, 10 साल 20 साल की लीज पर लिया, तो उसके लीगल राइट्स के खत्म होने के बाद लगातार उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना शुरू हो जाता है। देन ऑब्सोलेसेंस, कोई चीज आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो भी एक कारण है हमारी लगातार किसी भी एसेट की वैल्यू की में कमी आने का। एबनॉर्मल फैक्टर्स जैसे कि एक अचानक से कोई चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो नेचुरल कैलेमिटीज या फिर अचानक से कुछ इस तरीके की हमारी सिचुएशन आ गई जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं थी। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अगर मैं कहूँ तो अचानक से क्या हो गया, एग्जाम्पल कि हमारे आग लग गई या फिर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो उस वजह से हमारी चीज़ें जो मशीन वगैरह सारी चीज़ें हमने जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाया वो नष्ट हो गया, तो उस वजह से भी आपकी एसेट की वैल्यू में कमी आ सकती है। ठीक है ना? देन उसके बाद नेक्स्ट नीड फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए सबसे पहले मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी साल की जो हमारी स्टेटमेंट बनती है उसमें हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीद कर लाए, सपोज 50,000 रुपए का या फिर 1 लाख रुपए का, और आप केवल एक ही साल में उसको दिखाओ, जबकि बेनिफिट आपको आने वाले आगामी कई वर्षों तक आप उसके उठाओगे, तो अगर आप इस तरीके से एक ही साल में दिखाते हो तो जस्टिफिएबल नहीं रहेगा और आगे चलकर हमारी बैलेंस शीट का मिलान करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से मैचिंग ऑफ कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, जो भी आप मशीन खरीद कर लाए उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से उसको डिवाइड कर डेप्रिसिएशन को इक्वली डिवाइड करते हैं अलग अलग सालों में। कंसीडरेशन ऑफ टैक्स शील्ड पाने के लिए मैंने आपको बताया। देन उसके बाद ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन जब हमें पता है कि हर साल डेप्रिसिएशन को इक्वली हमने दिखाया, तो ये इससे हमें ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। ये नहीं कि हमने कोई एसेट खरीदा और उसको हमने केवल एक साल में ही दिखा दिया। कंप्लायंस विद लॉ के हिसाब से भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। ठीक है। नाउ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं? देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट, इसका मतलब क्या है? हमारा इनवॉइस प्राइस, जिस पर कि आप किसी चीज को खरीद कर लाए, दाम जो उसका था, इसको इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हैं, बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, जो यहाँ इसकी पड़ी हुई थी। ठीक है ना? एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू, आप कोई एसेट खरीद कर लाए 50,000 रुपए और साल के यूज करने के बाद जब आपने उसको बेसिकली अब आप बेचना चाहते हो, आपने 10 साल तक उससे जितना काम लेना था ले लिया, तो आप बेचना चाहते हो, तो साल के अंत में उसको अगर आप बेचना चाहो तो उसकी वैल्यू क्या है? 6,000 रुपए।
और बेसिकली इसके डिस्पोजल में कुछ अमाउंट लग रहा है 1000 रुपए, मतलब इसको डिस्पोजल में ये जो 50,000 रुपए है इसकी वैल्यू आप कितनी देगी 6,000 रुपए, और इसको डिस्पोजल में कुछ 1000 रुपए आप अपनी जेब से लगा रहे हो, तो नेट रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5000 रुपए। नेट रेजिडुअल वैल्यू को बेसिकली आप स्क्रैप वैल्यू के नाम से भी जानते हो। देन उसके बाद डेप्रीशिएबल कॉस्ट। डेप्रीशिएबल कॉस्ट क्या होती है हमारी? डेप्रीशिएबल कॉस्ट होती है हमारी बेसिकली ऐसी कॉस्ट, डेप्रीशिएबल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना। इस पर आप डेप्रिसिएशन अपना लगाते हो। देन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जितने साल तक उस मशीन से आप बेसिकली काम ले सकते हो। जैसे आज के समय में कोई भी आप कार खरीदने जाते हो तो कार खरीदते समय क्या होता है कि कार खरीदते समय उसकी एक लाइफ दी जाती है। उस लाइफ में बेसिकली आपको कार खरीदते समय आप 10 साल तक तो कार को इस्तेमाल कर सकते हो। अब नए नए तरीके के टैक्स आ गए हैं, उस पर ग्रीन टैक्स लगेगा, पॉल्यूशन टैक्स वगैरह लगेगा एटसेट्रा। तो ये होती है हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।